ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज मुल्क भर में जारी है। इस दौरान आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है। किसानों के हालात तेजार से दिलबर्दाश्ता होकर करनाल के संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली। संत बाबा राम सिंह ने सिंह बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली। संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें किसानों के हालत तेजार का जिक्र किया। सुसाइड नोट में बाबा राम सिंह ने लिखा कि उनसे किसानों की हालत देखी नहीं जा रही थी। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर गहरे दुख का इजहार किया है। सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत से कहा कि वो किसानों के जज्बात से खेलना छोड़ दे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में 22 दिसंबर का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहली मरतबा AMU के किसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। AMU के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि 1 दिसंबर को AMU के 100 साल मुकम्मल हुए, जिसके ताल्लुक से 22 दिसंबर को ऑनलाइन मोड में एक प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी होंगे। वहीं मुल्क के वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की प्रोग्राम में रजामंदी मिलने के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे कामरान ने इस सिलसिले में AMU के तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा से तफसीली बातचीत की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने 100 साल का जश्न मना रही है। मुसलसल पहली तारीख को एक जश्न अलीगढ़ में हुआ था और एक 22 तारीख को एक जश्न और होने जा रहा है। ये जश्न बहुत ख़ास है क्योंकि इसके अंदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतिहास में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिरकत करेंगे। ख़ुद बात करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के PRO मौजूद हैं। सलीम साहब, किस तरह का ये जश्न रहेगा और ख़ास तौर से कौन कौन इसमें शिरकत कर रहा है? आपको मालूम है कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मना रही है। 1 दिसंबर 1920 में ये MAO कॉलेज से अलीगढ़ की शक्ल में आई और ये पूरा सिलसिला ये जो कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हर तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक और जश्न है हमारे में, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ़ फरमा होंगे और इनके साथ यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे और ये वाया वीडियो लिंक 22 दिसंबर में ये करा जाएगा। और वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने इनका शुक्रिया अदा करा और ये खुशी जाहिर करी कि हमारे इन्विटेशन पे इन्होंने अब पार्टिसिपेशन अपना बिजी शेड्यूल से निकाल कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये तारीख रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि ऐसे जश्न में हमेशा जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं या हेड ऑफ़ द कंट्री होते हैं, हम उनको मदऊ करते हैं और वो हमारे साथ इस खुशी में शरीक होते हैं। ये बहुत बड़ा कहना चाहिए, ये जो सेलिब्रेशन है इसमें बहुत बड़ा एक दिन होगा और हम जिस तरह से AMU फर्टर्निटी हमारे स्टूडेंट्स AMU अपनी एनर्जीज़ को सिंक्रोनाइज करके नेशन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उससे और मोटिवेशन मिलेगा। और 108 मुल्कों में आपको मालूम है हमारे AMU फर्टर्निटी है, अलुमनाई हैं और मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं और सर सैयद को एक बार से रिविज़िट करने की ज़रूरत महसूस करी गई है और इसी के लिए हम और कदम साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सही कहा। अब सब लोगों की नज़र वज़ीर-ए-आज़म के उस खिताब पर रहेगी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 दिसंबर को वो एक वर्चुअल प्रोग्राम के ज़रिए देंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी शिरकत पहली मरतबा हो रही है किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो ये बहुत ख़ास रहेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बिलखुसूस पूरी अलीग बरादरी को किस तरह से सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करेंगे नरेंद्र मोदी, ये 22 दिसंबर को पता चलेगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। CM योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद में बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद में मुनक़्क़िदा वकला के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माफियाओं की कब्जा की गई ज़मीनों और इमारतों पर फ्लैट बनाए जाएंगे। ये फ्लैट वकला, टीचरों, सहाफ़ियों और गरीबों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्लैट नो लॉस नो प्रॉफिट के उसूल पर मुहैया कराए जाएंगे। योगी ने कहा फ्लैट माफिया और गुंडों के लिए रियासत में कोई जगह नहीं। CM योगी ने मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है,
उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट पर। बिहार में एमआईएम की कामयाबी के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और यूपी के आने वाले असेंबली इलेक्शन में भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ रहने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद होगा और बीएसपी से अभी तक इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। एमआईएम सदर ने ममता बनर्जी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ओवैसी को पैसा देकर खरीदने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के वज़राला बौखलाहट का शिकार है। एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाअल्लाह जनवरी में आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बड़ी चर्चा चली सर बीएसपी से आपके अलायंस की, अभी अफवाह थी कि क्या था सर? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। यूपी में गवर्नर से मंजूरी के बाद जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ कानून का निफाज 24 नवंबर से हो चुका है। लव जिहाद के नाम पर जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ लाए गए इस कानून को लेकर कानून के माहिरीन मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं और ज़्यादातर मामलों में इस कानून के गलत इस्तेमाल किए जाने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। 29 नवंबर को बरेली में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज होने के बाद मुख्तलिफ अजला में अब तक 7 मामले दर्ज हो चुके हैं और इस तरह के दूसरे मामलों में कई जोड़े थानों के चक्कर लगाने को मजबूर है। कानून के माहिरीन मानते हैं कि लव जिहाद की बुनियाद पर लाए गए इस कानून का सहारा लेकर अब इस तरह के जोड़ों को निशाना बनाने की शुरुआत हो चुकी है, जो समाज में मजहबी मुनाफरत को और बढ़ाने का काम करेगी। तहत लड़की को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लड़की को यह शिकायत करनी चाहिए कि इसने मुझे धोखे से इस तरह से कराया, धर्म परिवर्तन करा लिया, धोखे से मुझे फंसा लिया प्यार में। लेकिन लड़की नहीं करती, घर वाले करते हैं, तब उत्पीड़न होता है। जैसा कि मुरादाबाद के केस में अभी हुआ। मुरादाबाद में लड़की ने मना कर दिया कि मैं तो इन्हीं के साथ रहूँगी, अपनी मर्जी से गई हूँ, लेकिन घर वालों ने रिपोर्ट करी और वो जेल में है। मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह से एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है, इसका कोई वास्तविक आधार नहीं। कोई व्यक्ति किसी लड़की को भगाता है ज़बरदस्ती या बरगलाता है, उस पर तो कानून है हमारे यहाँ। हिंदू भी बरगलाए हिंदू लड़की को, या मुसलमान बरगलाए हिंदू लड़की को, या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को बरगला कर शादी करे। इसके लिए कानून की जरूरत क्या है? इसके लिए ढेरों कानून है आईपीसी के। ऑलरेडी कितने सैंक्शंस हैं आप जानते हैं, 420 सबसे बड़ा तो धोखाधड़ी है। आईपीसी कितने धाराएं हैं, उस पर अलग
दरियाई गंगा को आलूदगी से पाक रखने और इस मुहिम में आम लोगों को शामिल करने के लिए इंडियन आर्मी ने अब तक की सबसे बड़ी अवामी मुहिम का आगाज किया है। इलाहाबाद में गंगा और जमुना के संगम से इस मुहिम का आगाज किया गया है। संगम किनारे फौज के आला अफसरान ने मुहिम जो अफराद की कश्तियों को कौमी परचम की सलामी के बाद रवाना किया। इस मुहिम में एनसीसी कैडेट, फौज से ताल्लुक रखने वाले कमांडोज, कौमी सतह के खिलाड़ी और आम नौजवानों को शामिल किया गया। मुहिम के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर संगम किनारे फौज की जानिब से कई रंगारंग प्रोग्राम का मुजाहिरा किया गया। फौज की जानिब से शुरू की गई अवामी मुहिम उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक 7 माह में अपना सफर पूरा करेगी। फौज के आला अफसरान का कहना है कि गंगा को आलूदगी से पाक रखने की ये अब तक की सबसे बड़ी मुहिम है जो 7 माह तक मुसलसल जारी रहेगी। गंगा परिक्रमा का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के वेटरन्स, रिटायर्ड लोग जो हैं वो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये परिक्रमा अंडरटेक किया है। इसमें जो है 6 लोग मुख्य रूप से 5100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें पूरी गंगा नदी को यहाँ से लेके गंगोत्री, गंगा सागर और फिर वापस यहीं पे ये यात्रा 7 महीने बाद खत्म होगा। जल में जो प्रदूषण बढ़ा है, भूमि के अंदर जो प्रदूषण बढ़ा है, उसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। जो उद्देश्य है वो गंगा के प्रदूषण को चिन्हित करना है। गंगा जो हमको तारने के लिए धरती पे उतरी थी, आज इस देश की इस दुनिया की सबसे खराब नदियों में से एक हो गई है, प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। तो हम सब, और ये गंगा है जो 40% भारतीयों को सहारा देती है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसकी देखभाल किस तरह। पूरे मुल्क को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और शायद जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा। कानपुर में भी वैक्सीन की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल मिश्रा से बात की। पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है और अब वो इंतजार शायद खत्म हो रहा है। इसके लिए कानपुर में वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की सर तैयारियां की गई हैं, किस तरह की गाइडलाइन है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, वैक्सीनेशन कब तक शुरू होगा। हाँ, जो भी शासन के निर्देश हैं उनके अनुसार हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। इस वैक्सीनेशन के इंचार्ज हमारे यहाँ DIO साहब डॉक्टर कनौजिया साहब हैं, जो आपके सामने हैं। इसमें हम लोगों ने बेनिफिशरीज की लिस्ट तैयार कर लिया है 3 तरह का। एक जो हमारा सीधे जो चिकित्सा विभाग से जुड़े लोग हैं, दूसरे जो फ्रंट लाइन में चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, पुलिस के हों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हों, और तीसरा जनरल पब्लिक में से जो लोग आपके 60 साल के ऊपर के हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के हैं, इनकी, प्लस जनरल पब्लिक की। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि स्टोरेज का आपने देखा कि हम ये एक टेम्परेरी व्यवस्था हम पहले ही अभी बना लिए हैं कि अभी वैक्सीन आ जाती है हमारी तब भी हम कर लें। हमारा 500 स्क्वायर फीट में तैयार हो गया, हमारा छत पड़ चुकी है, ये भी हमारा 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा बन करके। लेकिन तब तक हमारे 4 जो इंस्टॉल हो चुके हैं आपके ILR, उसमें हम 900 लीटर कैपेसिटी तक की वैक्सीन स्टोरेज कर सकते हैं। 5 ILR और आ रहे हैं। इससे अतिरिक्त हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर की हो चुकी है। हमने पूरी लिस्ट ट्रेनिंग की ग्राउंड लेवल तक बना लिया है। मॉनिटरिंग कमेटी हमारी बन चुकी है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की कमेटी बन चुकी है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम है, डॉक्टर्स है, डॉक्टर, ANM, सुरक्षाकर्मी और एक अतिरिक्त कर्मी, इनकी भी टीम हमारी फाइनल हो चुकी है। तो और इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ को देखने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड प्लानिंग कमेटी, तीसरी जो है लॉजिस्टिक कमेटी, चौथी मॉनिटरिंग कमेटी, इस तरह से हमने कमेटीज भी बना दिया है जिसको कि सुचारू रूप से हमारा वैक्सीनेशन हो। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से जिस घड़ी का इंतजार पूरे देश को था, वैक्सीनेशन का इंतजार पूरे देश को था, अब शायद जल्द ही वो लोगों के पास होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में एक तरफ जहां किसानों की हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों की हिमायत हासिल करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करना शुरू कर दिए हैं। अलीगढ़ में आज बीजेपी की जानिब से किसान सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें किसान मोर्चे के कौमी सदर राजकुमार चाहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस दौरान अलीगढ़ रीजन के सभी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली के साथ दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। जवान और किसान को लड़ाने का ये षड्यंत्र है, मैं फिर कहूँगा आपसे आज। लेकिन ये देखिए शांति, जिस प्रकार से किसानों को आंदोलन के लिए कोई रोका नहीं गया, कहीं पे कोई लाठी नहीं चली, कहीं पे कोई गोली नहीं चली, बड़े आराम के साथ किसान अपना जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं।
तो वो चाहते हैं कि ये कैसे भी षड्यंत्र बने, किसानों में और नौजवानों के अंदर भिड़ंत हो, ऐसा विपक्ष के लोग चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों का पूरा सम्मान इस सरकार ने रखा है, किसानों से बातचीत जारी रख रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसान बिल वापस होने चाहिए, लेकिन किसानों के बिल किसानों के जब हित में बनाए गए हैं तो वक्त हो गया बिहार की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कटिहार में पकड़े गए अफगानी बाशिंदों से राज उगलवाने में जुटी पुलिस। कई मुश्तबा दस्तावेज के साथ 5 लाख कैश बरामद। 1 करोड़ के लेन देन का भी मिला है सबूत। पटना पुलिस पर संगीन इल्जाम, पैसे नहीं देने पर ट्रक सवार लोगों को पीटा। खवातीन पर भी पुलिस ने चलाई लाठी, मुश्तई लोगों ने किया हंगामा। पटना में अंजुमन इस्लामिया की जेर तामीर इमारत पर सियासत तेज। ऑपोजिशन और हुक्मरान जमात क्रेडिट लेने का नहीं गंवा रही है कोई मौका। पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड के माथा शानदार इमारत की तामीर हो रही है। नीतीश कुमार ने पटना मार्केट के सामने अशोक राजपथ पर वाक़ई अंजुमन इस्लामिया को तामीर कराने का ऐलान किया था। 41 करोड़ के खर्च से तामीर हो रही इस इमारत पर सियासत भी तेज हो गई है। ऑपोजिशन ने दावा किया है कि जब वो हुकूमत में शामिल थे तब अंजुमन को बनाने का फैसला किया गया था, जबकि जेडीयू का कहना है कि बगैर किसी वोट के लालच के नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना बड़ा काम किया है। पेश है पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। पटना के अशोक राजपथ पर तामीर हो रही इस इमारत का नाम अंजुमन इस्लामिया हॉल है। अंजुमन इस्लामिया हॉल की तारीख काफ़ी ताबनाक रही है। आज़ादी से पहले अंजुमन इस्लामिया हॉल मुजाहिदीन आज़ादी का एक बड़ा सियासी मरकज़ रहा है। कभी महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्नाह के अलावा उस वक्त के बड़े सियासी लीडर यहाँ आकर क़याम करते थे। पुरानी इमारत की जगह अब नई इमारत ने ले ली है। जेडीयू का कहना है कि मुसलमान जेडीयू के बारे में जो भी ख्याल करें, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार बगैर किसी तफरीक के काम में यकीन रखते हैं। नीतीश कुमार साहब ने एक ट्रायल प्रोजेक्ट आपके अंजुमन इस्लामिया हॉल से शुरू किया। उससे पहले कि जब तक कि हमारे पास जगह नहीं होगी, वफ़ की प्रॉपर्टियाँ बहुत हैं, लेकिन अंजुमन इस्लामिया एक ऐसे प्लेस पर है, करोड़ों करोड़ की ज़मीन थी, उस पर एक बहुमंजिला बिल्डिंग बना करके, ताकि इस ज़मीन से, इस अंजुमन से मुस्लिम अक़लियतों के औक़ाफ़ की इस प्रॉपर्टी से तालीमी एतबार से, सामाजिक एतबार से, रोज़गार के एतबार से, सिविल सर्विसेज में इनके हिस्सेदारी के एतबार से बेहतर बनाने के लिए एक नक्शा बनाया। अंजुमन इस्लामिया हॉल के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद कुमार का कहना है कि नई इमारत 7 मंजिला होगी। प्रमोद कुमार के मुताबिक ये खूबसूरत इमारत होगी जहां कई तरह के काम होंगे। प्रमोद कुमार का कहना है कि मई 2021 तक इस इमारत का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये पटना मार्केट के सामने अंजुमन इस्लामिया है। ये पूरे बिहार में एक अपने आप में नायाब बिल्डिंग है। इसके जैसा इसमें 19 डोम है, गुंबद है। बनने के बाद ये इमारत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और ताजमहल के व्यू के जैसा आपको नजर आएगा। ये कब तक तैयार होने वाला है? ये आपका अप्रैल तक डेडलाइन है, लेकिन हो सकता है कुछ हिंड्रेंस के कारण 1 महीना आगे पीछे हो सकता है। मई तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हैंडओवर कर दें। उधर इस काम का क्रेडिट लेने की कोशिश अपोजिशन भी कर रहा है। आरजेडी तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार तो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, असल काम तो हमने किया है। तिवारी का कहना है कि जब वो हुकूमत में शामिल थे तब अंजुमन को बनाने का फैसला किया गया था। ये बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ करके आदरणीय नीतीश कुमार जी अक़लियतों की बात करें, इस पर तो हंसी आती है ना। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीति क्या है, और उनके साथ बैठे हुए हैं। ये वो उन्होंने कुछ नहीं बनवाया है, सब आईवास है। जब हम लोगों की सरकार थी 1-1.5 वर्षों तक,
उस समय हम लोगों की सरकार में थे तो उनको काम करना पड़ा था, और जो किया हुआ है 15 वर्षों के लालू प्रसाद जी का काम किया। ये तो मोहन भागवत आरएसएस वाले यहाँ कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये क्या अकलियत और अल्पसंख्यक, एक कैबिनेट में मंत्री तक नहीं बनाया। इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है कि आप किस तरह से अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इससे बड़ा कोई उदाहरण मिल सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये शानदार इमारत 5 महीने बाद बनकर तैयार हो जाएगा और इसी के साथ वो ख्वाब भी पूरा हो जाएंगे जो हुकूमत बार बार लोगों को बताती रही है और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बार बार ऐलान करता रहा है। ये कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड की खाली ज़मीन पर इमारतें नहीं बनती है। वक्फ बोर्ड ने और हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि अंजुमन इस्लामिया हॉल पर शानदार इमारत बनाई जाएगी। 43 करोड़ के लागत से बन रही ये इमारत 5 महीने बाद लोगों के हवाले कर दी जाएगी और जाहिर है यहाँ से एक नए बाब का इजाफा होगा, वक्फ बोर्ड के एक नए बाब का इजाफा होगा और वक्फ बोर्ड की जानिब से अंजुमन इस्लामिया हॉल में कई तरह के काम को करने का ऐलान किया गया है जिसका फ़ायदा अक़लियती समाज को मिलेगा। कैमरामैन नलिन कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में गैर मुल्की शहरियों की गिरफ्तारी के मामले में नया इंकिशाफ हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक गैर मुल्की बाशिंदा फरार हो गया था। बाकी 5 गैर मुल्कियों से पूछताछ जारी है। उनके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पासपोर्ट और वीजा था। साथ ही भारत के बैंक में अकाउंट भी है और कटिहार में इन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। सभी गैर मुल्की शहरियों की शिनाख्त हो चुकी है। में 5 विदेशी नागरिकों के गिरफ्तारी के मामले में अब पर्दा उठने ही वाला है। आप देख सकते हैं आरक्षी अधीक्षक कुछ आए हैं और यहाँ उन लोगों को रखा गया है जहाँ जांच चल रहा है। सूत्र के हवाले से जो जांच में पता चला है ये 5 नागरिक जो है ये पख्तिका जो अफगानिस्तान का प्रांत है वहाँ से बिलोंग करते हैं। बड़ी बात इसमें है कि एक नागरिक फरार हो गए हैं। जब पुलिस टीम पहुंची है तब एक नागरिक फरार हो गए थे और एक और अपडेट है, जो मकान मालिक है, जो कटिहार के प्रतिष्ठित व्यवसायी है, वो भी अब फरार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला अब जो आ रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन एटीएस और एनआईए के टीम भी जांच में आ रहा है, इसीलिए मामला की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर सीमांचल का ये इलाका है और सीमांचल में हाल के दिनों में देशद्रोह का जो रैकेट की चर्चाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे अगर उन लोग तक पैसे की फंडिंग की चर्चा जो बन रहा था, ये इसमें ये जोर है कि नहीं इसकी जांच तो बाद में हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो कड़ी देश की कई बड़ी एजेंसियां हैं इस मामले पर जांच कर रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना के रिश्वतखोर पुलिस के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए तो घंटों तमाशा हुआ। रिश्वत के बगैर पुलिस वाले रास्ता नहीं दे रहे थे तो लोगों ने अपना रास्ता खुद बना लिया। मामला पटना बेहटा रोड का है, जहां पर हर गाड़ी वाले से पुलिस वाले पहले रिश्वत लेते हैं फिर गाड़ी को आगे जाने देते हैं। इस सड़क पर गैर कानूनी वसूली का ये खेल कई महीनों से चल रहा था, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। असल भी तो ये बोला है कि 500 रुपया देगा तो हमको गाड़ी जाने देंगे, हम तो गाड़ी नहीं जाने देंगे। न देने के बावजूद ड्राइवर पर डंडा चला दिया। हम आए उतर के समझाने तो मतलब ओकरा छोड़ाने आए तो उल्टी हमने पर डंडा चार्ज कर दिया। लेडीज को भी आया तो लड़कियों को भी मार दिया। समस्तीपुर में खुशी के मौके पर फायरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस लीडर अनुपम कुमार सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। समस्तीपुर के इस कहा कि सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। वाज़ रहे कि कल न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई थी। खबर का फौरी असर हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हथियारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कर्पूरी ग्राम के शंभू पट्टी में हर्ष फायरिंग का मामला आया था। हमारे साथ खुद पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है सर? देखिए, उस पर एफआईआर की कार्रवाई कर दी गई है और हथियार अगर लाइसेंसी है तो थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वो हथियार को लाइसेंस को रद्द करने के लिए आवेदन समर्पित करें और इसके अलावा जो नियमानुसार कार्रवाई है उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो इसमें सर कितने लोगों के खिलाफ? 3 लोग। अभी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हो चुकी है और जो हर्ष फायरिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
तो हर्ष फायरिंग के मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जो भी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहे तो अब ये देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस कब उन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।